अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्किरन ताहिर। फाइनली यूएस ने पाकिस्तान के ऊपर भी टैरिफ इंपोज कर दिया है, विच इज 19%, जो कि 6% कम है इंडिया के ऊपर जो डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने टैरिफ इंपोज किया है। इन सम हाउ ये 19% जो है, पाकिस्तान इज हैप्पी विद दैट, लेकिन पाकिस्तान एंटिसिपेट कर रहा था कि ये इससे काफी कम हो, मे बी अराउंड 10%। वेल, अब आगे चल के देखना यह होगा कि जो इंडिया के साथ लव लॉस्ट हुआ है यूएस का, तो क्या जो ट्रेड वॉल्यूम अब कम होगा इंडिया के साथ अमेरिका का, पाकिस्तान उससे कुछ गेन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान का इस टाइम जो ट्रेड वॉल्यूम है विद अमेरिका वो 7.3 बिलियन डॉलर का है, जबकि इंडिया और अमेरिका का ट्रेड वॉल्यूम 130 बिलियन डॉलर का है। सच ए ह्यूज डिफरेंस अगर हम पाकिस्तान और इंडिया का इसमें कंपैरिजन करें तो सर्टनली, क्योंकि अगर हम देखें, इंडिया की बात करें कि इंडिया इस टाइम 90 बिलियन डॉलर की कमोबेश एक्सपोर्ट कर रहा है अमेरिका के साथ, या अमेरिका को, और अमेरिका वीजा भी जो है वो 40 बिलियन की एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया में। तो तकरीबन 50 बिलियन डॉलर का डेफिसिट है। अब इस 25% टैरिफ लगने के बाद ये ट्रेड वॉल्यूम 130 बिलियन से नीचे आएगा, और पाकिस्तान जो कि 7.3 बिलियन डॉलर की ट्रेड कर रहा है अमेरिका के साथ, उसमें पाकिस्तान का शेयर 4 बिलियन डॉलर से ज़्यादा है, यानी कि जो प्रोडक्ट्स हम अमेरिका को बेच रहे हैं, और अमेरिका जो हमें बेच रहा है वो 3 बिलियन प्लस में उसमें है। तो क्या हम इस 4 बिलियन को 10 बिलियन तक ले जाएंगे, या 10 से भी 20 कर पाएंगे? क्योंकि इवेंचुअली जितना हैवी टैरिफ इंडिया पे लगा है और मज़ीद ड्यूटीज़ लगाने जा रहा है अमेरिका इंडिया के ख़िलाफ़, तो उसके बाद तो हालात अच्छे नज़र नहीं आ रहे। तो हम कितना गेन कर पाएंगे? इस स्टोरी को हमारे साथ ट्रैक करेंगे लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट अबूज़र शाह स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद होंगे। दूसरा जो एक मेजर इशू है, अगर जो कि राइट क्वाइट इंटरेस्टिंग है एट द सेम टाइम, कि इस सारे टैरिफ वॉर में, टैरिफ का मैं थोड़ा सा बताता चलूँ, इससे काइंड ऑफ ड्यूटी या टैक्स है कि जो प्रोडक्ट आप अमेरिका को बेचेंगे तो अमेरिका जो उसके ऊपर टैक्स लगा रहा है, तो इतना आप हमारे बिजनेसमैन को यहाँ पे करना होगा। एट द एंड ऑफ द डे जो एंड कंज्यूमर है, बायर है, उसी को ही वो सारा टैक्स पे करना होता है। तो मैं जो आपको बता रहा हूँ कि अमेरिका का एकदम से इंडिया के साथ जो लव लॉस्ट हुआ है, इसके हवाले से पॉलिटिकल पंडित एक ही बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये रशिया इज द फैक्टर। इंडिया की ट्रेड वॉल्यूम विद रशिया है वो 68 बिलियन डॉलर के करीब है, और उसमें मेनली वो ऑयल लेता है उससे, और दूसरा उसकी आर्म इंपोर्ट है, वेपन्स ले रहा है। यूक्रेन वॉर के बाद अमेरिका जो है वो काफ़ी उन कंट्रीज़ के साथ सीधा हुआ जिन जिन कंट्रीज़ ने रशिया का साथ दिया है, तो उसमें टॉप ऑफ दैट में इंडिया है। तो पॉलिटिकल पंडित ये कह रहे हैं कि इसकी सज़ा अब डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, रादर यूएस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें हम ऑफ कोर्स एज स्टेट की बात करते हैं, वो इंडिया को दे रहा है अमेरिका। अगर हम इसको थोड़ा सा पीछे डेटेड बैक 3 साल पीछे ले जाएं, तो इसी तरह की एक सिमिलर स्टोरी पाकिस्तान में भी इमर्ज हुई थी, जब ऑफ 2022 में इमरान खान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान दैट टाइम, उन्होंने रशिया का दौरा किया और प्यूटन के साथ वो बैठे हुए थे बाय द टाइम जब प्यूटन ने वॉर डिक्लेयर कर दी ऑन यूक्रेन। और उसके बाद साइफर में भी इमरान खान ये इल्ज़ाम लगाते रहे हैं कि चूंकि रशिया की तरफ उन्होंने हैंड ऑफ फ्रेंडशिप एक्सटेंड किया था, तो इसकी सज़ा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने उनको दी, उनकी गवर्नमेंट को टॉपल करके। तो अगर इसको देखा जाए तो ये भी बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीज़ नहीं है जो इंडिया के साथ इस टाइम ट्रंप कर रहा है। इस स्टोरी को हमारे साथ ट्रैक करेंगी, इंडिया से हमें ज्वाइन किया है इंडियन जर्नलिस्ट ने नेहा शुक्ला, सीनियर पत्रकार हैं और यूएस बेस्ड चैनल के लिए काम कर रही हैं। तो इन मौज़ूआत के ऊपर हम डिस्कस करते हैं एट लेंथ। जी, हमें इंडिया से ज्वाइन किया है सीनियर जर्नलिस्ट नेहा शुक्ला ने, जो कि जुड़ी हैं इंटरनेशनल मीडिया के साथ। वेलकम टू द प्रोग्राम नेहा जी। बहुत बहुत धन्यवाद।
जी बताइएगा हुआ क्या है बेसिकली, एक कॉर्डियल रिलेशन विद इंडिया और यूएस के साथ पिछले 30-35 साल से हम देख रहे हैं दोनों कंट्रीज का। एकदम से ट्रम्प साहब आते हैं और गेटिंग एनॉयड विद मोदी एडमिनिस्ट्रेशन और इतना हैवी टैरिफ इंपोज कर देते हैं। व्हाट हैपेंड, ये कुछ ही माह में हुआ क्या है? बिल्कुल, कुछ माह में नहीं, ये तो मार्च के समय से ही चल रहा था। ताहिर साहब, आप भी बखूबी जानते हैं कि ये अप्रैल में ही अनाउंस किया गया था डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि टैरिफ लागू किया जाएगा। लेकिन फिर उनकी आदत है, जब वो ही इज अ ट्रेडर, वो टैरिफ को लेकर इतने अटैकिंग पॉलिसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। उनको लग रहा है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अगर इसको रातों रात पूरा करना है इस वादे को, तो इसी तरीके से अटैकिंग पॉलिसीज को फोर्सफुली अपने दोस्तों के साथ भी, बल्कि आई वुड कॉल कि अपने दोस्तों की भी बाहें मरोड़ने में वो हिचक नहीं रहे हैं। लेकिन लगातार जिस तरीके से, मैं एक इंसिडेंट की तरफ आपका ध्यान जरूर खींचना चाहूंगी। ऑपरेशन सिंदूर और भारत पाकिस्तान के बीच जो सैन्य संघर्ष हुआ था, जो एस्केलेशन हुई थी, उसको लेकर ट्रंप लगातार जो है क्लेम करते रहे थे और भारत के सोवरेनिटी के लिए इंडियन गवर्नमेंट अपने आप को किसी तरह की एम्बेरस में ना देखे, इसके लिए ये सही नहीं माना जा रहा था। और इंडिया में इसे लेकर जो है सियासत काफी गर्म बनी हुई थी। और जब से मॉनसून सत्र शुरू हुआ था, भारत की पार्लियामेंट में मॉनसून सेशन शुरू हुआ, उसके बाद गवर्नमेंट से लगातार जो ऑपोजिशन है वो ट्रंप के इसी जो है क्रेडिट को लेकर क्लैरिफिकेशन चाहती थी। तो जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए मॉनसून सेशन में, उन्होंने जो वहां पर पार्लियामेंटेरियंस थे, एमपीज थे, उनके सामने ये बात कही, भारत के लोगों के सामने पहली बार, बल्कि ये बात कही भारत और पाकिस्तान के बीच जब से सीज फायर हुआ था। उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीज फायर को लेकर सीधे सीधे कोई जो है पब्लिक स्टेटमेंट नहीं दिया था ट्रंप के खास करके क्रेडिट को लेकर। तो उन्होंने हाउस में ये स्टेटमेंट दिया कि दुनिया के किसी भी लीडर ने भारत और पाकिस्तान की जो जंग है वो नहीं रुकवाई। और इमीडिएट आफ्टर दैट, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू ट्रंप। इससे आप ट्रंप की जो है बिहेवियरल कह सकते हैं पैटर्न को भी समझे कि वो लगातार अटैकिंग हो जाते हैं। अगर उनके दिल की बात, मन की बात नहीं होती है तो वो बहुत नाराज हो जाते हैं। और नाराज ऐसे होते हैं कि भारत पे ना सिर्फ 25% टैरिफ लगा दिया, बल्कि रूस के साथ ट्रेड करने के लिए पेनाल्टी भी लगा दिया है। हालांकि ये पेनाल्टी जो है इसको लेकर कुछ खास क्लैरिटी नहीं है। कुछ इंडियन जो एनर्जी कंपनीज हैं उनको सैंक्शन किया गया है, बट स्टिल नॉट वेरी मच क्लैरिटी। और वन मोर थिंग आई वुड स्पीक अबाउट कि अभी 7 अगस्त से जो है जो टैरिफ है 25%, ये जो है इसका ये लागू हो जाएगा। इट इज नॉट सिंस फ्रॉम 1 अगस्त टुडे व्हेन वी आर टॉकिंग। जबकि कनाडा पर जो 35% का टैरिफ है वो 1 अगस्त से ही जो है उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया है, विच इज क्वाइट पॉइंट टू टॉक ओवर कि भारत को शायद नेगोशिएशन के लिए टाइम दिया गया है। हालांकि लगातार चाहे वो स्कॉट बेसेंट हो या फिर मार्को रूबियो जो अमेरिकी विदेश मंत्री हैं, वो कहते हैं कि ट्रंप प्रशासन जो है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो लगातार मोदी गवर्नमेंट से नाराज चल रहा है। तो इस नाराजगी की जो मुझे समझ में आती है ताहिर साहब, वो मैं ये कह सकती हूँ कि ना सिर्फ ट्रंप ये चाहते थे कि उनको नोबेल पीस पुरस्कार के लिए उनको जो है रिकमेंड किया जाए, जो कि आपकी सरकार, जो पाकिस्तान की सरकार है, वो सिफारिश कर चुकी है। इजरायली पीएम जो है नेतन्याहू, वो सिफारिश कर चुके हैं। लेकिन दुनिया की कोई भी जो डेमोक्रेसी है, मुझे लगता है इसे नहीं एंडोर्स कर सकती। डोनाल्ड ट्रंप हु इज विद इजराइल इन गजा किलिंग्स, जहां पर कह सकते हैं कि जो भूखमरी है ये दुनिया भर के लोगों का ध्यान खींच रही है। ऐसे में कैसे कोई डेमोक्रेटिक जो पावर है वो डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस पुरस्कारों के लिए जो है एंडोर्स कर सकती है या फिर रिकमेंड कर सकती है? इट वुड बी इंटायरली, ऐसा लगता है कि व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू।
इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। तो एक वो पॉइंट है जिससे ट्रम्प नाराज हो गए कि एक तो आप पीस प्राइस के लिए भी नहीं कह रहे हैं, ऊपर से आप क्रेडिट भी नहीं दे रहे हैं। ही वाज ईगरली वेटिंग फ्रॉम इंडिया साइड कि उनको क्रेडिट मिले सीज फायर के लिए, जो कि शायद इंडियन गवर्नमेंट ने उसे डिसअपॉइंट किया। अगेन आई वुड से कि जो ट्रेड डील चल रही थी मार्च महीने से 26% का जो उन्होंने पहले अनाउंस किया, उसके बाद 90 दिनों का पॉज कर दिया था। इट वाज ऑल ओवर द वर्ल्ड, तमाम देशों के लिए 1 अगस्त की डेडलाइन कर दी थी। लेकिन उसके बाद जो हुआ कि इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर, डेयरी, इन सब सेक्टर्स में जो है डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि यूएस प्रोडक्ट्स को रीच मिले, लेकिन ये सीधे सीधे जो हमारा इंडिया का जो मार्जिनाइज सेक्टर है, जो कि डेयरी है, एग्रीकल्चर है, हम सबको पता है कि कोविड ने बहुत ज्यादा परेशान किया सभी इकोनॉमीज को। और कोविड ही नहीं बल्कि इंडियन गवर्नमेंट की कुछ जो है नाकामियां रही हैं इन 11 सालों में। मोदी इज हैविंग हिज 3rd टर्म इन इंडिया, बट स्टिल जो पुअर हैं उनकी सिचुएशन में कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं हुई है। जो इनइक्वालिटी है, दैट इज अ मेजर कंसर्न फॉर दिस गवर्नमेंट। और ऐसे में इन सभी जो लूप होल्स को, कमजोरियों को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप जो है शायद भारत सरकार की कमजोरियों को जानते हैं, इसलिए बाहें मरोड़ रहे हैं कि उनकी मनमानी यहाँ पर चल जाएगी, और वो भी तब जब चीन का जो है इंडिया से ट्रेड डेफिसिट चल रहा है। जी अच्छा, इसमें ये बताइएगा कि इसके अलावा एक बड़ा बहुत क्लियर किस्म का इंप्रेशन है, वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप इंडिया को पनिश कर रहा है क्योंकि इंडिया रशिया के साथ खड़ा है, रशिया के साथ ट्रेड कर रहा है, बड़ा ट्रेड वॉल्यूम है $68 बिलियन का, तो उसको पसंद नहीं किया जा रहा यूएस में, और इवेंचुअली ये वन ऑफ द मेजर रीजन जो इतना बड़ा टैरिफ इंडिया के ऊपर लगा दिया, और आगे भी ताल्लुकात जो है वो कोई बेहतर होते नजर नहीं आ रहे इंडिया और यूएस के। राइट, इफ आई अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन, कि आप रशिया की तरफ शायद इंडिकेट कर और रहे हैं, शायद इवेंचुअली फिर इंडिया जो है वो रशिया के ब्लॉक में ही चला जाए फाइनली। मुझे नहीं लगता कि इमीडिएट रातों रात कुछ जैसा ट्रम्प चाहते हैं वैसा इंडियन गवर्नमेंट करने जा रही है। ताहिर साहब, मैं ये बात क्लियर कर दूं, इंडिया इज अ ह्यूज इकोनॉमी, इंडिया इज अ ह्यूज मार्केट, और पॉलिसीज को रीडिफाइन करना इट कैन नॉट बी पॉसिबल एट ऑल, क्योंकि आपकी पॉलिसीज अफेक्ट होती हैं, आपकी स्टेट गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं। यहाँ पे तो अगर इंटरनली देखा जाए तो फाइनेंसेस को लेकर ऐसा टसल चलता रहा है स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, कि ये रातों रात तो हो ही नहीं सकता कि आप पॉलिसीज को रीराइट कर लीजिए। जब आपने कई स्टेट्स ऐसे हैं जो कि दे आर गुड एट एक्सपोर्ट टू यूएस, लाइक वहां पे बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है, वहां पे जो है नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स है, तो पॉलिसी रीराइट करने में रातों रात आसानी नहीं होगी सेंट्रल गवर्नमेंट को। और ये क्योंकि अब एक ऐसा मैसेज पूरे देश में चला गया है कि अगर आप ट्रम्प की शर्तों को मानते हो तो अब अपने जो है अपने लोगों के लिए, यानी कि टू योर ओन पब्लिक यू विल बी डूइंग इनजस्टिस। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ करने जा रही है भारत सरकार, क्योंकि ट्रम्प बड़बोले हैं, और ट्रम्प के साथ साथ जो उनकी कैबिनेट के चेहरे हैं वो भी अब खुलकर इंडिया के अगेंस्ट बातें कर रहे हैं। हालांकि मार्को रूबियो का मैं कहूंगी कि बहुत ही बैलेंस स्टेटमेंट है आज का ही सेड कि इंडिया की जो एनर्जी नीड्स है वो बहुत ह्यूज है, और यही वजह है कि रूस का जो सस्ता तेल है वो भारत खरीद रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं इसी वजह से जो रशिया की इकोनॉमी है, इसको यूक्रेन के खिलाफ वॉर में लगातार हेल्प मिलती रही है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी खुद ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में ही इंडिया के लिए ये जो अप्रोच डोनाल्ड ट्रम्प का है, इससे लेकर किसी तरह की जो है यूनिटी नहीं है। देयर आर फ्रिक्शंस, और मुझे लगता है कि कुछ टाइम के बाद जो 7 अगस्त तक की जो अब एक नई डेडलाइन आ गई है, उस तक कुछ ना कुछ जो है एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी। आज ही भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से जो स्पोक्स पर्सन है रणदीप जायसवाल, ही स्टेटेड कि हमारी जो डायलॉग्स है, जो नेगोशिएशंस है, दैट आर स्टिल गोइंग ऑन। जी, मुझे बता दीजिएगा कि जो पीएम मोदी हैं उनको, मतलब उनका इंटरनली अपनी पॉलिटिक्स को वीक होता देख रहे हैं। अगर वो मान लेते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ही ये सीज फायर करवाया बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, वो मतलब 29 मरतबा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ये सीज फायर मैंने करवाया है,
अगर पीएम मोदी आपके मान लेते तो क्या प्रॉब्लम होना था? ये इसको वाइडली एक्सेप्ट नहीं किया जाता ताहिर जी। जी। भारत की सोवेरेनिटी से इसे जोड़कर देखा जाएगा। और मुझे लगता है कि नॉट अ सिंगल इंडियन, चाहे वो बीजेपी का ही क्यों ना हो, जो कि रूलिंग पार्टी है, वो एक्टिविस्ट ही क्यों ना हो, लीडर ही क्यों ना हो, उसको अप्रिशिएट नहीं कर सकता और ना ही एक्सेप्ट किया जा सकता है। ये बहुत बड़ा जो है एक प्रेस्टीज इशू है इंडिया जैसी डेमोक्रेसी के लिए, कि द थर्ड वर्ल्ड एनी अदर लीडर, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का जो मसला है, भारत सरकार की अगर पॉलिसी मैं देखूं पाकिस्तान की तरफ से, ये बायलैटरल ही है। इसमें किसी भी तीसरे देश की मध्यस्थता भारत स्वीकार नहीं करता है। और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा करते हैं तो ये पॉलिसी में एक बहुत बड़ा शिफ्ट हो जाएगा, एंड विच इज नॉट बी वाइडली एक्सेप्टेड इन इंडियंस। राइट। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा जी आपका हमें ज्वाइन करने का। और इम्प्रेशन तो यही लग रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो मोदी से बहुत एनॉयड हैं। रशिया का मामला हो या पाकिस्तान के साथ सीज फायर को मोदी का रिफ्यूज़ल कि मैं नहीं मानता, तो वो उसको अब इसकी कॉस्ट तो पे करनी पड़ेगी। एट द सेम टाइम अमेरिका ये भी कह रहा है कि इंडिया की इकॉनमी इज़ ए डेड इकॉनमी नाउ। तो देखें इस सारे उससे अब कैसे ये निकलता है। लोकल पॉलिटिक्स विद इन इंडिया मीन कांग्रेस इसको ऑलरेडी टेकिंग ऑन मोदी, तो किस तरह से अब मोदी इन सारी चीज़ों को से निकल पाता है, अपेरेंटली मुश्किल है, लग ऐसे रहा है। टेक ए ब्रेक, उसके बाद हम आके गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से ज्वाइन करते हैं। जी, स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट अबूजर शाद ने। वेलकम टू द प्रोग्राम शाद साहब। और हमें बताइएगा कि 19% जो है वो टैरिफ लगा दिया ट्रम्प साहब ने, तो हमारी तो इनसे बड़ी अच्छी दोस्ती चल रही है। हम तो एंटिसिपेट कर रहे थे कि कोई 10% के करीब रखेंगे ताकि एट द एंड ऑफ द डे कंट्री बेनिफिट करे। तो किया क्या है ट्रम्प साहब ने, सिर्फ तकरीबन 6% का हमें ज़्यादा मार्जिन दे दिया, 25% इंडिया पे लगाया, 19 पे हम पे लगा दिया। कुछ ज़्यादा फेवर तो नहीं की इन्होंने? बहुत शुक्रिया जी। मैं ट्रम्प प्रेसिडेंट साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने हमारे लिए कुछ नरमी पैदा की है। मगर मैं आपसे एक अर्ज़ करूँ, ये सारा सिलसिला जो शुरू हुआ है 10 मई को, जो अल्लाह ने पाकिस्तान को इज़्ज़त दी है, जिसका सेहरा फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब के सेहरे जा रहा है, और जो लंच उन्होंने किया है, उस लंच में जो चीज़ें तय हुई हैं, ये उसके सामने ये मामलात रखे गए थे कि हमें बिज़नेस चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह फील्ड मार्शल साहब की वजह से जिस तरह हम 19 पे आए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि 14 अगस्त के बाद इंशाल्लाह 4-5% और नीचे आ जाएगा टैरिफ। सेकेंडली, जो IMF के साथ हमारे मामलात हैं वो बेहतर हो जाएंगे। कुछ हमारी इंस्टॉलमेंट रोल ऑन हो जाएंगी, और कुछ इसके साथ साथ हमारा IT का बिज़नेस बढ़ जाएगा। जब IT का बिज़नेस बढ़ेगा तो डेफिनेटली इस वक्त तकरीबन 250 अरब से ज़्यादा, इस वक्त 250 अरब के करीब इंडिया की IT की एक्सपोर्ट है, जो हमारी 5 अरब के करीब है, सिर्फ ना होने के बराबर है इंडिया की निस्बत। इस वक्त जो सबसे बड़ा हमें बेनिफिट हुआ है वो टैरिफ से ज़्यादा बड़ा जो हुआ है कि जो ट्रम्प साहब ने जो उनके ऊपर, इंडिया के ऊपर अपने तोहफ़ात शो किए हैं, उससे ये उम्मीद करता हूँ मैं कि अगर हमारी कैपेसिटी, हमारी इंटरनेट सिस्टम ठीक हो, हमें IT सिस्टम हमारा बेहतर हो जाए, तो हो सकता है कि हम 50 अरब डॉलर को टच कर जाएं। ये कोई बड़ी बात नहीं होती, मगर सोचना अच्छा चाहिए। मगर अगर इस साल हम सिर्फ डबल भी कर लें तो मेरा ख्याल है कि हमें, क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि ईरान वार में 40 साल से इंडिया की दोस्ती थी,
और ईरान को मरवाने में इंडिया के तमाम जो थे उनके जासूस, उन्होंने हमें तकलीफ़ पहुँचाई, ईरानियों ने हमें दूर रखा था। अब ईरान भी हमारे करीब आ गया है, अब ईरान भी हमसे बिजनेस कर रहा है। उसकी बेसिक रीज़न ये है कि हिंदू जो है वो ट्रस्टवर्दी नहीं रहा पूरी दुनिया में, और क्योंकि पूरा आईटी का सिस्टम अमेरिका का, वो इंडिया के पास सर्वर लगे हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि ट्रंप साहब आहिस्ता आहिस्ता इंडिया से बिज़नेस जब पाकिस्तान शिफ्ट करेंगे उसके बहुत असरात होंगे। और आप देखें कि इंडियन स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई है, और वो मोदी चाय वाला वो लोगों के लिए गाली बन गया है। बात ये नहीं है कि हमने क्या अचीव किया, हमने बहुत कुछ अचीव किया। नंबर 1 फौज दुनिया की हमारी बन गई, दुनिया में बेहतरीन लड़ाका तैयारे हमारे बन गए, दुनिया में बेहतरीन रॉकेट हमारे बन गए, दुनिया में शाहीन मिसाइल और अबाबील मिसाइल ने डंका बजा दिया। अब हम दुनिया की ज़रूरत है। पहले हम दुनिया से मदद मांगते थे, अब दुनिया हमारी हेल्प मांगती है। इसलिए मांगती है, हम शहादत हाथ में लिए बैठे हैं, हम फ़ख्र फील करते हैं कि हम शहीद होंगे। जब कौम में शहादत का जज्बा आ जाए, वहाँ हम पत्थर बांध के भी जंगें लड़ते रहे हैं, और हम कश्तियाँ जला के भी हमने जंगें जीती हैं मुसलमानों ने। ये कोई बड़ी बात नहीं है। इंशाल्लाह कौम में जज्बा है, इंशाल्लाह हम जुड़ के जब काम करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स निकलेंगे। शाह साहब, आपने आईटी के हवाले से बात की और इस पर जोर भी दिया कि आईटी में हम बहुत पीछे हैं। तकरीबन 3 बिलियन की मोर लेस $3 बिलियन की हमारी एक्सपोर्ट है आईटी में। इंडिया का आपने खुद बताया 200 बिलियन डॉलर प्लस में है, और हमारा अभी भी फोकस गवर्नमेंट का सड़कों पे ही होता है। इस सड़क पे इतना लगा दें, इस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे इतना लगा दें, आईटी की तरफ तवज्जो नहीं है। और दूसरी तरफ एआई की यलगार है दुनिया में, हम इसमें तो बहुत पीछे ऐसा लग रहा है रह रहे हैं, और हमारी कोई इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं है। बीइंग बिजनेसमैन, जब आप डिफरेंट फोरम पे जाते हैं, स्पेशली आपकी पिछले दिनों आर्मी चीफ से भी मुलाकात हुई है, आईटी को लेके आप गवर्नमेंट को वेकअप कॉल क्यों नहीं दे पाते, या गवर्नमेंट क्यों नहीं जागती? अगर मैं इसको रीफ्रेज कर लूँ इस क्वेश्चन को। बहुत शुक्रिया। बात यह है कि जब किसी कौम ने तरक्की करनी होती है तो तालीम जो है वो बड़ा मेन रोल अदा करती है। हमारी बदकिस्मती उस वक्त स्टार्ट होती है जब 1974 में भट्टू साहब से एक गलती करवाई गई थी ब्यूरोक्रेसी ने, कि एजुकेशन और इंडस्ट्री नेशनलाइज कराई गई थी। उसका आज तक हम सजा भुगत रहे हैं। देखें, अगर आज हमारी कौम ये फैसला कर ले कि हमने सिस्टम को कैसे ठीक करना है, तो बेहतरीन सोल्यूशन मैं आपको बता देता हूं। आज के बाद ये तय कर लें कि कोई ब्यूरोक्रेट अगर गवर्नमेंट कॉलेज का नहीं पढ़ा हुआ, सरकारी स्कूलों से नहीं पढ़ा हुआ, वो CSS का इम्तिहान में नहीं अपीयर हो सकता। आप ये तय कर लें, कोई अमीर आदमी, कोई पॉलिटिशियन, कोई ब्यूरोक्रेट सरकारी अस्पतालों के अलावा इलाज नहीं कराएगा तो आपका सरकारी अस्पताल ठीक हो जाएंगे। मसला ये है कि आप सिर्फ सरकारी मुलाजम पब्लिक सर्वेंट होते हैं, जब ये अपनी पावर यूज़ करते हैं तो उनकी नजायज़ पावरों से लोगों में इंतशार पैदा होता है। ये जब हमारे टैक्स के पैसे से गाड़ियां चला रहे होते हैं, 40-40 लोग एक DIG के साथ मूवमेंट कर रहे होते हैं, तो मेरा खून जल जाता है कि क्या इनको एक तरफ गुर्बत की सतह कहाँ है और दूसरी तरफ इनकी याशियां बंद नहीं हो रही। आधी पॉपुलेशन पाकिस्तान की तकरीबन। और आपको एक अजीब बात बताऊं, IT पार्क बनने की बात आई थी तो इकबाल एहसन अगर 1992 में IT पार्क यहाँ इस्टेब्लिश कर देते तो आज शायद हम इंडिया से आगे जा चुके होते। उस वक़्त उन्होंने IT पार्क यहाँ नहीं बनने दिए। वही टीम ने जाके इंडिया में IT पार्क लगाए। वो एक पाकिस्तानी था, रियाज शायद उनका नाम था, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। वो पाकिस्तान का दर्द लेके आए थे। अगर यादाश्त आपकी अच्छी हो
तो इकबाल एहसन साहब को इल्म में होगा कि 1992 में हम आईटी पार्क बनाने जा रहे थे, वो प्रोग्राम इंडिया ने उठा लिया और आज इंडिया देखें कहाँ चला गया है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, इंडिया के प्लानिंग के जो मिनिस्टर हैं आलूवालिया, 22 साल से उनके प्लानिंग के मिनिस्टर हैं। हम यहाँ ज़ातियात पे चले जाते हैं, फलाना अच्छा है, फलाना बुरा है, फलाना गंदा है, फलाना नहीं। भाई आप खुदा के लिए इस मुल्क को पाकिस्तान की तरह चलाओ। दुनिया का ये वाहिद मुल्क है पाकिस्तान जिसमें 1 लाख से ज्यादा गाड़ियां ये ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं, सरकारी अफसर चला रहे हैं और अवाम भूख से मर रही है। तो शाह साहब क्या इसका सोल्यूशन क्या? ब्यूरोक्रेसी का तो प्रॉब्लम ये भी है कि ना सिर्फ वो एट टाइम्स गवर्नमेंट कह रही होती है, मीन जो पॉलिटिशियन है आपके, कि जी ये बहुत सारे प्रोजेक्ट सुर्ख फीते की नज़र हो जाते हैं और ब्यूरोक्रेसी जो है वो हर्डल्स क्रिएट करती है। तो सब चीज़ें इन्हें पता ही है। ब्यूरोक्रेसी इतनी अच्छी पॉलिटिकल होती, विल नहीं है इनकी कि इसको अगर ब्यूरोक्रेसी इतनी अच्छी होती, मैं पहले गाड़ियों वाली बात मुकम्मल कर लूँ। पूरे यूके में सिर्फ 13 गाड़ियां हैं सरकारी और पाकिस्तान में 1 लाख से ज्यादा गाड़ी सरकारी चल रही है। बात यह है, तो शहबाज शरीफ साहब उसको फिर ऑस्टेरिटी की बात करते हैं। सबसे पहले तो इन 1 लाख गाड़ियों को कब्जे में लें, इनकी ऑक्शन करवाएं, पैसा जो आए वो अवाम पे लगाएं। देखिए सर, आप बात जरा मुकम्मल होने दें। जी जी जी। 1 लाख गाड़ी का मसला नहीं है, 10 लीटर रोज एक गाड़ी इस्तेमाल करती है। वो 10 करोड़ लीटर जो पेट्रोल रोज कंजम्पशन हो रहा है उसका कौन जिम्मेदार है? वो गरीब 11 करोड़ गरीब लोग हैं इस मुल्क में जो एक वक्त की रोटी खा रहे हैं। खुदा के लिए प्लानिंग कमीशन को कहो कि ये गाड़ियां इनके नाम कर दो, इनको इंस्टॉलमेंट पे दे दो, मेंटेनेंस इनको दे दो। और भाई इस तरह नहीं निज़ाम चलेगा। अगर इतना अच्छा ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम होता तो अफगानिस्तान कभी तरक्की ना करता। अगर इतना अच्छा इंतज़ाम होता तो यूए कभी तरक्की ना करता। ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम अगर इतना अच्छा होता तो यूके, ब्रिटिश एम्पायर सूरज गुरूब नहीं होता था। आज वो टूट के कहाँ चला गया है, एक छोटा सा मुल्क बन गया है। तो मेरा अर्ज आपसे ये है कि आप ऐसा ना करें। लोग बहुत तकलीफ में हैं। अपना एजुकेशन सिस्टम ठीक करें, अपना हेल्थ सिस्टम ठीक करें। और ये जो ठेकेदारी वाला निज़ाम है कि 1 करोड़ रुपए की सड़क बननी है तो 5 करोड़ रुपया उसका टेंडर हो रहा है और गवर्नमेंट कहती है हमें नहीं पता। और खुदा के लिए इसको ठीक करें। निज़ाम ठीक करने से होगा, निज़ाम सादगी से होगा। मैं आपको एक बड़ी अजीब ब्रेकिंग न्यूज़ देता हूँ। पिछले साल 58 अरब 65 करोड़ FBR की तनख्वाहों का बजट था। इस साल 83 अरब 70 करोड़ रुपया हो गया है। यानी कि फौज का बजट 20% बढ़ा है और FBR का बजट 40% बढ़ा दिया है। मुझे ये समझ नहीं आती, क्या पाकिस्तान सिर्फ इस ब्यूरोक्रेसी के लिए बनाया गया? क्या पाकिस्तान सिर्फ इसलिए बनाया गया है कि हर आदमी इसके ऊपर से खाल उतारे? आपकी जुल्म की इंतहा देखें। 12 अरब डॉलर का पानी आप जाया कर देते हैं समुद्र में। आप जुल्म की इंतहा देखें कि 16 अरब डॉलर का कम से कम फ्लड का नुकसान हर साल होता है। आप जुल्म की इंतहा देखें कि 12 अरब डॉलर एक साल में आपने दुबई शिफ्ट कर दिए हैं। और बाबा 40 अरब डॉलर यहाँ से चला गया है, नुकसान हो रहा है। पहले हम अपना घर ठीक करें। मुल्क तब ठीक होते हैं जब बास्केट में सुराख बंद करें। अगर नहरें बन जाती, कालाबाग डैम बन जाता, हमारा वाटर लेवल पाकिस्तान बनने से लेके आज तक 600% नीचे चला गया। लाहौर का पानी 350 फुट पे पानी चला गया जो 12 फुट पे था। खुदा के लिए होश के नाखुन लें, पॉलिसी सही बनाएं। कौम गरीब से गरीब तर हो गई। ये जो 200 अरब डॉलर पाकिस्तानियों का बाहर पड़ा है और ये जो 50,000 ड्यूल नेशनल हुकूमत में
और टेक्नोक्रेट में और ब्यूरोक्रेसी में और बिजनेसमैन की काली भेड़ों के पास पासपोर्ट हैं। इनको अगर आप अहम मुद्दों पे बैठाएंगे तो क्या बनेगा? जी ये गरीब लोग क्या करेंगे? खुदकशियां हो रही हैं बिजली के बिलों पे, खुदकशियां हो रही हैं आपके सामने। लोग बच्चों को पढ़ा नहीं रहे। आपका 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल में नहीं है, 4 करोड़ बंदा भीख मांगता है रोज पाकिस्तान में। 32 अरब रुपया रोज भीख का लोग देते हैं। और खुदा के लिए इंडस्ट्री लगाएं, इंडस्ट्री लगाएं, लोगों को रिलीफ दें। ऊपर वाला हाथ बेहतरीन अफजल हाथ होता है। मैं हैरान हूं कि हमारी ब्यूरोक्रेसी जो पब्लिक सर्वेंट है वो अय्याशियां कर रही है और अवाम एक वक्त की रोटी के लिए तरस रहे और खुदकशियां कर रहे हैं। जी ट्रू इंडीड। शाह साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद। टेक ए ब्रेक। पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट तकरीबन $30 बिलियन से जायद है। अगर हम इंडिया की सिर्फ यूएस के साथ ट्रेड देखें तो वो $130 बिलियन तक है, और दूसरी जानब पाकिस्तान की अमेरिका के साथ ट्रेड जो है वो $7 बिलियन को के पास है या थोड़ी सी ऊपर है। क्वेश्चन ये है कि जो इंडिया का ये लॉस है, जो उसके ऊपर टैरिफ लगा है, ड्यूटी लगी है या टैक्स लगा है, पाकिस्तान इसको अपना गेन कैसे बना सकता है? हम यूनाइटेड स्टेट के साथ अपनी ट्रेड का वॉल्यूम प्रिसाइसली $7.3 बिलियन से ऊपर लेके क्या 50 बिलियन 60 बिलियन तक जा सकते हैं? शाह साहब इस पे रोशनी डालेंगे कि ये पॉसिबल है या कि ये काइंड ऑफ एक डिस्टेंट ड्रीम है जो कि शायद कभी मटेरियलाइज ना हो पाए। कुरान पाक में मायूसी गुनाह है। देखें, मैं अगेन आपको एक बात बता दूं, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि 16 सेंट में आईपीपी के साथ जो एग्रीमेंट हुए हैं वो क्यों किए गए। उस वक्त 7 सेंट 8 सेंट में एग्रीमेंट बांग्लादेश और इंडिया में हुए थे जी। वही पाकिस्तान की तबाही का बायस बना है। नाजरीन, आपको एक बड़ी अजीब बात बताऊं, 24,000 अरब रुपया आईपीपीज को हम दे चुके हैं। वो तकरीबन $100 अरब बनता है। और आप हैरान होंगे कि 1 यूनिट उनसे नहीं लिया गया। मुझे अफसोस हो रहा है, इस तरह के मुआहदे करने वाले पाकिस्तान के साथ कैसे लॉयल हो सकते हैं? मेरी बातें बहुत दिलचस्प और तकलीफ दे हैं जब मैं लिखता और पढ़ता हूं कि ये क्या बनेगा मेरा। $100 अरब आपने कैपेसिटी चार्जेस में दे दिया है। और ये कौन है? ये अली बाबा 40 शोर हैं। जो कभी सुनते थे कि अली बाबा 40 शोर होते थे, ये वो अली बाबा 40 चोरों की कहानी है। और ये सिस्टम में मौजूद है सारे, और ये सारे सिस्टम का हिस्सा है। अब मैं आता हूं दूसरी तरफ, $110 अरब आपने नुकसान कर दिया है अफगान ट्रेड में, स्मगलिंग में और अंडर इनवॉइसिंग में। $210 अरब का नुकसान आपने कर दिया है। मैं तो बात करते हुए मेरे सीना फट जाता है कि क्या हो गया, इस घर को आग लगी इस घर के चिराग से। वो शेर का शायर कहता है ना, दिल के भफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लगी इस घर के चिराग से। मुझे समझ नहीं आ रही कि $210 अरब का नुकसान, $135 अरब आपने IMF का देना है। वो अल्लाह के बंदो, ये वो मुल्क है जिसको लूटने के लिए अंग्रेज आया था, और हम इतने अकल के अंधे हैं, हम सारा कुछ लूट के यूके वालों को भेज देते हैं। अगर उनकी रूह जिंदा हो जाए, जो अंग्रेज लूटने आए थे वो हम पे हंसेंगे। क्या जोकर कौम है ये कि अपना पैसा लूट के खुद ही लंदन में पहुंचा रहे हैं, यूरोप में पहुंचा रहे हैं, दुबई में पहुंचा रहे हैं, अमेरिका में पहुंचा रहे हैं, कनाडा में पहुंचा रहे हैं। ये क्या कौम है? अफसोस होता है। कर पाएंगे जो लूट के लेके जा रहे हैं एट द एंड ऑफ द डे। देखें जी, मैं आपको एक बात बताऊं, या कि वही खर्च करेंगे जिनके पास डिपॉजिट हो रहा है। देखें जी, मैं आपको एक बात बताऊं, आज मुझे बेशुमार लोग आपके प्रोग्राम में आने से पहले मेरे पास आए, उन्होंने कहा जी 1 to 9 में आप इलेक्शन लड़े। मैंने कहा मैं एक शर्त पे इलेक्शन लड़ूंगा, अगर 4 अगस्त तक 10 लाख बंदों ने मुझे लाइक किया
कि मैं इलेक्शन लड़ूं तो मैं जरूर लड़ूंगा आपके लिए इलेक्शन, और मैं आपकी आवाज जरूर बुलंद करूंगा असेंबली में जाके, मगर मैं एक पैसा नहीं लगाऊंगा, मैं कीमे के नान दे के या बिरयानी खिला के मैं जलसा नहीं करूंगा। अगर आपको मैं अच्छा लगता हूं तो 4 अगस्त 2025 को अगर 10 लाख लोगों ने मुझे लाइक्स भेज दिए कि आप इलेक्शन लड़ें, तो 1 to 9 में एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मैं इलेक्शन जरूर लड़ूंगा, क्योंकि मैं अवाम की तकलीफ को देखते हुए जिस तरह लोग मेरे पास आ रहे हैं कि आप हमारी आवाज बने, तो मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि मैं भी आवाज बनूं। बल्कि मैंने जब ये टैक्स का 37AA का काम हो रहा था, तो मैंने उस दिन एक प्रोग्राम में कहा, मैंने कहा हमें मजबूर ना करो कि हम संतें बंद कर दें। अगर हमने संतें बंद कर दी तो जिस तरह नवाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़के आप पार्टी बना के आए थे, वो ना हो कि तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट अगली असेंबली में पहुंच जाएं। हमें मजबूर ना किया जाए, हमें इंडस्ट्री ही चलाने हमारा पेशा है। 1 मिनट, अब मैं आपसे आपके चैनल से अपील कर रहा हूं, ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूं कि अगर 4 अगस्त को शाम 6 बजे तक 10 लाख लोगों ने मुझे लाइक किया कि इलेक्शन लड़ो, तो मैं 1 to 9 से इलेक्शन ज़रूर लड़ूंगा। मगर मैं नाजरीन आपसे वादा करता हूं, अपनी गाड़ी पे आऊँगा, अपनी गाड़ी पे जाऊँगा, मैं ना पैसा दूंगा ना पैसा लूँगा, मैं इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ूंगा, मैं स्टिकर भी नहीं लगाऊंगा अपना। अगर लोगों को मेरी आवाज़ पसंद है, जलसे का खुद अरेंज करें, मैं आके तकरीर जरूर करूंगा, मगर मैं एक पैसा नहीं लगाऊंगा। बता भी दूं ना कि वो 1 to 9 जो हल्का है वो मियां अजहर जो पीटीआई के हैं और फॉर्मर गवर्नर, वो अभी उनकी जो ये सीट वेकेंट हुई है वो उनकी डेथ के तनाजुर में हुई है और बाय इलेक्शन होगा, तो ये उस सीट की बात हो रही है लाहौर के 1 to 9 की। शाह साहब, क्वेश्चन वहीं रह गया कि हमने एक्सपोर्ट 30 बिलियन से 100 बिलियन डॉलर तक किस तरह लेके जाएंगे? कुछ हमें इसका कुछ बताएं, कोई शॉर्टकट है या लॉन्ग वे है? सोल्यूशन बताएं, किस तरह हम आगे जाएंगे, तभी हम कर्जों से जान 30 बिलियन से 50 बिलियन करने का कोई शौक नहीं। मुझे 12 अरब डॉलर का जो पानी ज़ाया हुआ पहले वो बचाना चाहिए। मुझे जो 16 अरब डॉलर का हर साल नुकसान होता है सैलाब की वजह से, वो बचाना ज़रूरी है। और मेरे लिए स्मगलिंग, अंडर इनवॉइसिंग और अफगान ट्रेड को मॉनिटर करना ज़रूरी है। इससे मुझे कम अज़ कम 30 अरब डॉलर बच जाएगा। तो जब 30 अरब डॉलर बच जाएगा तो मैं तो 62 अरब डॉलर पे पहुंच गया। उसके बाद 8 अरब डॉलर वैसे एक्सपोर्ट बढ़ जानी है, क्योंकि आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बढ़ जाएंगी, आपकी हील बढ़ जाएगी, आपके ज़राअत का सिस्टम बेहतर हो जाएगा। आप दूध की अशिया एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आप कैटल फार्मिंग करा के गोश्त पूरी दुनिया को चाहिए, आप यहाँ पे बछड़े पैदा करके एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। बहुत कुछ है हमारे पास। है क्या हमारे पास? आज आगे 5-7 चीज़ें एक्सपोर्ट की, उसके अलावा तो हमारे पास है ही नहीं। जब से भट्टू साहब ने नेशनलाइज किया था इंडस्ट्री को, वो दिन और आज का दिन लोगों का इत्मीनान ख़त्म हो चुका है गवर्नमेंट पे। अब बताइए, इतने बड़े टैक्सेस के बाद कौन इंडस्ट्री लगाएगा? और एक और बहुत बड़ा जुर्म होने जा रहा है, मैं आपको बता दूं, 16% रेंट के ऊपर हुकूमत पंजाब ने सेल टैक्स लगा दिया है। मैं आपके प्रोग्राम से अपील करता हूं मरियम नवाज साहबा से, मरियम साहबा मेरे हाथ जुड़े हुए हैं, ये जिसने आपको मशवरा दिया ना, खुदा के लिए ये मशवरा अपना वापस ले लें। ये 16% सेल टैक्स, लाख रुपए के ऊपर 16,000 जब उस बूढ़े आदमी का कट जाएगा जिसने सारी ज़िंदगी में एक प्रॉपर्टी बनाई और लाख रुपया किराया ले रहा है, तो वो आपको दुआएं नहीं देगा। मैं आपसे अपील करता हूँ, इस कानून को बदल लें, नहीं तो आपकी हुकूमत को बड़ी तकलीफ़ पहुँचेगी। मैं सच बोलता हूँ, मैं बुरा लगता हूँ, मगर मैं हुकूमत को सिर्फ आगाह करता हूँ कि भाई आगे खाई है, ये काम मत करो। पहले भी तो गवर्नमेंट को नहीं समझ आई थी जब IPR को ताकत दी गई ताजरों को पकड़ने के हवाले से। मीन अरेस्ट वारंट, अरेस्ट की पावर जो है एक ऑफिसर की ओपिनियन के ऊपर, उसके आपने स्ट्राइक की, गवर्नमेंट ने आपकी बात नहीं सुनी, फिर आप जो मुद्दा लेके गए वो आर्मी चीफ के पास ही गए। तो क्या अब सारे जो हैं ताजरों के मसाइल हैं वो आर्मी चीफ सुनेंगे क्या आप? नहीं, दरअसल बात यह है कि मैं आर्मी चीफ साहब को मुबारकबाद देने गया था
और मैं शुहदा के लिए वार फंड बनाया था, वो देने गया था। और चीफ साहब ने पूछा कि बिज़नेस एक्सपोर्ट क्यों नहीं बढ़ रही, फिर हमने उन्हें प्रॉब्लम बताए थे। देखिए, मैं 8 महीने में आपका मार्कअप 22% था, मैंने आवाज़ उठाई 17.5 हुआ, 17.5 से 15 करवाया, 15 से 13 हुआ, 13 से 11 हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि 9% तक आपका मार्कअप आ जाएगा, क्योंकि इस वक्त दुनिया में अमेरिका में 9% प्लस पे मार्कअप है। तो अगर 9% पे आ जाए तो हम इस खित्ते में, रीजन में बेहतर हैं। इंडिया में तकरीबन 5% 4% के करीब है, बांग्लादेश में 6 से 7% के करीब है। मगर मैं एक अपील करता हूँ, मैं हुकूमत का दुश्मन नहीं हूँ, मैं आपको अपनी गलती बताता हूँ कि यहाँ पे आप गलत हैं, प्लीज़ ऐसा ना करें। देखें, अगर लाहौर में हड़ताल हुई है, मुझे कोई शौक नहीं हड़ताल करवाने का। 17 अरब रुपए का नुकसान हुआ था गवर्नमेंट का। मैं नहीं चाहता कि मेरी गरीब आवाम का 17 एक दिन की हड़ताल अगर पूरे पाकिस्तान की हो तो 30 अरब रुपए का नुकसान होता है। 17 अरब का नुकसान सिर्फ लाहौर का उस दिन हुआ है। तो आप कराची का भी लगा ले, 10 12 15 17 अरब कराची का भी नुकसान हुआ है। तो मकसद कहने का कि हम गवर्नमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, यहाँ हम एक एक रुपए की बचाने की सिर्फ सोच रहे हैं। मगर ये पाकिस्तान मेरा भी है, मेरा पाकिस्तान सबका है, ये रेडी वाले का भी पाकिस्तान है। मुझे समझ नहीं आ रही कि ब्यूरोक्रेट और हमारे पॉलिटिशियन क्यों नहीं अच्छी पॉलिसियाँ बना रहे। मैं आपको सच बताऊं कि अगर हुकूमत अच्छी पॉलिसीज़ बनाए, स्कूलों को, गवर्नमेंट के स्कूल आबाद कर दे, हॉस्पिटल बेहतर कर दे, सड़कों का ट्रांसपोर्ट का सिस्टम बेहतर कर दे, एक्सपोर्ट के ऊपर फोकस हो जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं, 5 साल बाद हम एक बहुत बड़ी मुआशी ताकत बन जाए। मगर ईरान के साथ हमारे तल्लुकात अच्छे हो गए हैं, चाइना के साथ बहुत अच्छे हो गए हैं, तुर्किया के साथ बहुत अच्छे हो गए हैं। आज भी मैं तुर्किया के एक हॉस्पिटल में इफ्तिताह करके आया हूँ। आज ही मैं अभी आपके सामने लेट आने की वजह ये थी कि मैं एक्सपो पे इलेक्ट्रिक गाड़ियों की और ईवी के ऊपर काम हो रहा है, लिथियम बैटरी के ऊपर काम हो रहा है, उसका इफ्तिताह कर गया हूँ। मैं समझता हूँ 2035 में पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा, पेट्रोल की डिमांड तकरीबन दुनिया में तकरीबन 70% से कम हो जाएगी। तो ये इसकी वजह ये है कि लोग लिथियम पे जा रहे हैं। सही सही, जी हाँ। थैंक यू शाह साहब, आपका वैल्यूएबल इंसाइट इनटू डिफरेंट इश्यूज़। और नाज़रीन, देखते हैं ये जो टैरिफ पाकिस्तान के ऊपर लगा है 19% और इंडिया पे ज़्यादा है। पाकिस्तान, और ये भी बता दूँ, रीजन में वो कंट्री है जिस पे सबसे कम टैरिफ अमेरिका ने लगाया, और पाकिस्तान इसको आगे चल के पाकिस्तान की गवर्नमेंट, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट, इसको किस तरह से कैपिटलाइज करती है इन टर्म्स ऑफ एनहांसमेंट ऑफ एक्सपोर्ट। तो मिलते हैं आपसे कल दोबारा। सी यू, अल्लाह हाफ़िज़।